दोस्तों नमस्कार, मैं एसबी पटेल एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, जहां पर हम लोग आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए ट्रेड सब्जेक्ट को कंप्लीट करा रहे हैं। और इस ट्रेड सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर वेल्डिंग को। इसके पहले हमने कई चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और इस वेल्डिंग चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे। पहले चैप्टर लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वेल्डिंग ज्वाइंट क्या होता है, कैसे होता है और ज्वाइंट कितने टाइप के हम लोग बनाते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेल्डिंग ज्वाइंट के क्लासिफिकेशन। अभी तक लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपने इस क्लास को और डिस्कस करेंगे कि वेल्डिंग के सबसे पहले एडवांटेज क्या होते हैं। जैसे कि देखा था आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में हमने टाइप्स ऑफ ज्वाइंट को डिस्कस किया था, टेम्परेरी ज्वाइंट, सेमी परमानेंट ज्वाइंट और परमानेंट, मतलब अस्थाई जोड़, अर्धस्थाई और अस्थाई जोड़ के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने आपको बताया था जोड़ को हम लोगों ने वर्कपीस को कैसे रखकर पोजिशनिंग पे करते हैं। तो बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, एज ज्वाइंट, ये सारे डिस्कस किए हुए थे। फिर इसके बाद आपको पोजीशन के आधार पर फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल एंड ओवरहेड पोजीशन डिस्कस किया हुआ। अब आगे बात करेंगे जब वेल्डिंग ज्वाइंट हम लोग करते हैं तो क्या हमारे एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट, वेल्डिंग जोड़ के लाभ। यहां देखिएगा, वेल्डिंग जोड़ के लाभ। क्या क्या लाभ हमारे हो सकते हैं, तो समझिएगा। पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं वर्कपीस का ज्वाइंट बनाते हैं, तो सपोज करिए ये एक वर्कपीस यहाँ पे था और एक वर्कपीस ये था। जब इनके बीच में हम लोग ज्वाइंट बनाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से फीड मेटल या फिलर मेटल हम लोग डिपॉजिट कर देते हैं। ये आपका ये पूरा का पूरा जब देखेंगे तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। इसी को हम लोग वेल्ड बीड कहते हैं। ये हमारी कहलाती है बीड, बीड कहलाती है। तो इस तरीके से आप 3D में देखेंगे, ये पूरा का पूरा ऐसा वर्कपीस आपको दिखाई देगा। ये ऐसा वर्कपीस दिखाई देगा और पूरे वर्कपीस के क्रॉस सेक्शन पे ये ज्वाइंट आपका कंप्लीट किया गया होगा। बीड आपकी पूरी इस तरीके से बनी होगी। अब इसमें आपको हम एडवांटेज की बात करने चल रहे हैं, तो पॉइंट वाइज देखिएगा। एडवांटेज हम लोग पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे फर्स्ट एडवांटेज क्या है, वेल्डिंग ज्वाइंट या जोड़ की स्ट्रेंथ अदर सारे ज्वाइंट के रिस्पेक्ट में अधिक होती है ना। जोड़ की स्ट्रेंथ, सामर्थ्य अधिक होती है। दूसरी बात क्या है कि इसे जोड़ बनाने में, है ना, ज्वाइंट बनाने में, जैसे कि जो जोड़ को कहीं भी जाकर बनाया जा सकता है, वेल्डिंग ज्वाइंट को कहीं पे भी वेल्डिंग मशीन को ले जाकर बनाया जा सकता है, मतलब पोर्टेबल होता है ज्वाइंट। कहीं पर भी, कहीं पर मतलब जहां पर पावर अवेलेबल हो, कहीं पर भी किया जा सकता है। जैसे कुछ प्रोसेस हैं वो केवल लिमिटेड वर्कशॉप में ही किए जा सकते हैं, किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, मेटल टू मेटल या मेटल टू नॉन मेटल वर्कपीस को आसानी से जोड़ा जा सकता है। मतलब मेटल को, मेटल मीन्स धातु को आसानी से जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जाता है, आसानी से जोड़ा जाता है। इसके बाद, इसके बाद बात करते हैं कि जैसे ज्वाइंट की जो इफिशियंसी होती है, मतलब अगर हम दक्षता कहें तो बेटर होती है अदर ज्वाइंट के रिस्पेक्ट में। ज्वाइंट की दक्षता अधिक होती है अदर ज्वाइंट के रिस्पेक्ट में, अदर ज्वाइंट के सापेक्ष। ये हो गया। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं, इसके वेल्डिंग ज्वाइंट के डिसएडवांटेज भी हैं।
कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं ये देख लीजिएगा। डिसएडवांटेज मतलब हानि, हानियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए, जब आप वेल्डिंग ज्वाइंट करोगे तो यहाँ पर अगर आर्क बन रही होगी, आर्क बन रही होगी, जैसे आप देखते हैं ये इलेक्ट्रोड है, अब इलेक्ट्रोड से ये आर्क अगर बनती है, आर्क अगर बनती है तो ये क्या करेगी, जितना वर्कपीस मेल्ट हो रहा होगा, ये जितना वर्कपीस मेल्ट हो रहा होगा, इससे कुछ दूर तक ये वर्कपीस के एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा ड्यू टू हीट या टेम्परेचर। इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज होते जाएंगे। आप जब जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर इसके चेंज होते जाएंगे और इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर इसके सॉलिड में ही रहेंगे। इधर बेस मेटल की ही तरह होते, इधर इसके स्ट्रक्चर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जैसे BCC में रहा होगा, FCC में रहा होगा, SCC में रहा होगा, ये इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखने पे इसके अणुओं के बीच की जो संरचना होती है, इसके टेम्परेचर, यहाँ तो लिक्विड स्टेट होता है, ये तो लिक्विड जोन होता है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है ना, इसीलिए इसको फ्यूजन जोन बोलते हैं, फ्यूजन जोन बोलते हैं। लेकिन इसके बाद इसकी हीट की वजह से इसके पास के सारे एटम्स ये लगभग इस तरीके से अपने साइज को चेंज करते जाते हैं, इस तरीके से अपने साइज को चेंज करते जाते हैं। तो इस जो चेंजिंग होती है और इधर आपका बेस मेटल की ही तरह रहता है, ये जो चेंजिंग होती है इसे कहते हैं, इस हीट की वजह से इस बेस मेटल पे प्रभाव पड़ता है और प्रभाव से उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो जहां से जहां तक स्ट्रक्चर बदल जाता है इसको कहते हैं HAZ। जहां से जहां तक प्रभाव पड़ता है इसको कहते हैं HAZ। ऊपर यहां तक इसका प्रभाव पड़ रहा है तो ये है आपका HAZ, और ये दोनों तरफ पड़ेगा तो दोनों तरफ इसका क्या होगा, ये होगा यहां से लेके यहां तक HAZ। HAZ क्या है, हीट अफेक्टेड जोन। HAZ की बात करेंगे, इस हीट से प्रभावित जोन इसको बोलते हैं हीट अफेक्टेड जोन। उष्मा से प्रभावित जोन। अगर यही हम रिवेट ज्वाइंट लगाते या नट बोल्ट लगाते, मान लीजिए हम अगर नट बोल्ट या रिवेट ज्वाइंट से जोड़ बनाते तो इसमें कोई भी हीट अफेक्टेड जोन नहीं होता, आसानी से इस तरह से रिवेट को हम प्लेस कर देते। इसमें हीट जोन क्या होता, मिनिमम या जीरो होता, इसमें कोई भी हीट अफेक्टेड जोन नहीं होता, उष्मा से ये वर्कपीस कोई भी प्रभावित नहीं होता। लेकिन वेल्डिंग ज्वाइंट्स में ज़्यादातर हम हीट का प्रयोग करके जोड़ को कंप्लीट करते हैं, ज्वाइंट को कंप्लीट करते हैं, जिससे वर्कपीस जहां ज्वाइंट बनता है उसके पास के कुछ दूर तक उष्मा से प्रभावित होता है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, वर्कपीस में हीट अफेक्टेड जोन अधिक होता है। वर्कपीस में हीट अफेक्टेड जोन, या कह सकते हैं उष्मा से प्रभावित जोन अधिक होता है। दूसरी बात करते हैं, ज़्यादातर वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का उपयोग करते हैं, ज़्यादातर वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का उपयोग करते हैं, जिससे इसकी वेल्डिंग के जॉइंट्स की कॉस्ट अधिक होती है, मतलब इस प्रोसेस की कॉस्ट अधिक होती है, लागत अधिक होती है ना, वेल्डिंग लागत अधिक होती है। वेल्डिंग लागत हम कह सकते हैं वेल्डिंग कॉस्ट अधिक होती है, अधिक होती है। इसके बाद प्रोसेस की बात करते हैं। देखिएगा, अब जैसे नट बोल्ट को आसानी से आप जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसको आसानी से जोड़ा नहीं जा सकता। इसमें क्या होता है, ज्वाइंट बनाने में जैसे देखिए मेटल को आसानी से जोड़ा जा सकता था, लेकिन इसकी एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये मेटल और नॉन मेटल हो, इसमें ध्यान दीजिएगा,
मेटल को आसानी से जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर मेटल और नॉन मेटल हो तो वो प्रॉपर एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना पाएगा। मतलब डिफरेंट डेंसिटी मटेरियल, अलग अलग घनत्व के मटेरियल को अगर आप जोड़ोगे तो अगर मान लो इसका घनत्व ρ1 है, इसका घनत्व ρ2 है, अलग अलग घनत्व का जब आपस में लिक्विड बनेगा तो कम घनत्व वाला लिक्विड तैर के ऊपर चला जाएगा, भारी वाला नीचे चला जाएगा, तो एक होमोजेनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण नहीं बनेगा, जिससे जब ये ठोस हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो जहां पर हल्के डेंसिटी वाले मटेरियल ज्यादा होंगे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट डेंसिटी मटेरियल को आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता या नहीं ही जोड़ा जा सकता। इसमें क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल को एक साथ नहीं जोड़ सकते, जबकि रिवेट जॉइंट में जोड़ सकते हैं। कैसे? इसमें रिवेट जॉइंट में कोई भी पिघलने का टेंशन नहीं है, ये कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, स्टील को एल्यूमिनियम से जोड़ा जा सकता है, लेकिन वेल्डिंग में नहीं जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, अगर लो मेल्टिंग मटेरियल है, जैसे मान लो लेड है, टिन है, एल्यूमिनियम है, इनके बर्तनों को या इनके इक्विपमेंट्स को वेल्डिंग जॉइंट द्वारा आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता। कम मेल्टिंग पदार्थ को आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, लो मेल्टिंग मटेरियल, कम गलनांक, कम गलनांक पदार्थ आसानी से नहीं जोड़े जा सकते। आसानी से नहीं जोड़े जा सकते हैं। ये हो गया आपका वेल्डिंग जॉइंट्स में एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और भी बहुत सारे आप पॉइंट्स देख सकते हैं। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अब अपने पॉइंट्स को और आगे बढ़ाते हैं, और वेल्डिंग जोड़ के समय कौन कौन से इक्विपमेंट या उपकरण रिक्वायर्ड होता है। इसको बताने से पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग कितने प्रकार से की जाती है। इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेल्डिंग जोड़ के प्रकार, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ने चल रहे हैं वेल्डिंग के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। चलिए डिस्कस करने चल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। देखिएगा, आप समझते हैं इसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। इसको हम पहले 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, 3 टाइप से क्लासिफाई। देखिएगा 3 तरीके से कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसकी बात करने चल रहे हैं। फर्स्ट वेल्डिंग आपकी क्या होती है, देखिएगा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, या इसको ठोस अवस्था वेल्डिंग कहते हैं। इस ठोस अवस्था वेल्डिंग को एक और नाम ऑटोजीनियस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ऑटोजीनियस वेल्डिंग के नाम से। इसको एक और अनदर नेम हम लोग ऑटोजीनियस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाएगा लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, द्रव अवस्था वेल्डिंग। द्रव अवस्था
वेल्डिंग, इसको होमोजेनियस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग होमोजेनियस वेल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भी इन सब के बारे में बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका होता है लिक्विड ऑब्लिक सॉलिड स्टेट। लिक्विड ऑब्लिक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, या इसी को हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो द्रव द्रव या ठोस अवस्था वेल्डिंग, ये समझाने चल रहे हैं आपको ये क्या होता है। इसको एक अनदर नेम, जैसे ये ऑटोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, इसको हेट्रोजीनियस के नाम से जानते हैं। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। आप देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा इस वेल्डिंग के दौरान सपोज करिए, इसमें अगर मान लीजिए एक नया पेज ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए ये वर्कपीस है और हमें यहाँ पे वेल्डिंग करना, या इसको हम ऐसे ही कर ले, यहाँ पे हमें वेल्डिंग जॉइंट बनाना था और ये हमने ले लिया इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग गन हो गई। अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, और अगर फिलर मटेरियल लगाना है तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक फिलर रॉड हमने इस तरीके से इसमें लगा दिया। इसको बोलते हैं फिलर मटेरियल, भरण पदार्थ। अगर ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट करके इसको बीड को तेजी से भरना है, तेजी से भरना है, तो ये आपका फिलर मटेरियल लगाया जाएगा। तेजी से नहीं भरना है तो फिलर मटेरियल नहीं लगाया जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, अभी आपको इसके बारे में बताएंगे। ये दो तरीके से होता है, ये दो तरीके से होता है। फर्स्ट आपका होता है कंज्यूमेबल। आप जब जाते हो साइकिल वगैरह या कुछ भी वेल्डर की दुकान पे वेल्ड कराने के लिए देखते हो, तो वो जो इलेक्ट्रोड होता है वो गलता चला जाता है, मतलब मेल्ट होकर डिपॉजिट होता जाता है। इस इलेक्ट्रोड को कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से मेल्ट होते हुए दे डिपॉजिट हो जाएगा। दूसरा होता है नॉन कंज्यूमेबल, है ना, ये हमारा होता है गलनीय। इसकी बात करेंगे, गलनीय होता है इलेक्ट्रोड। अभी सारी बातें करेंगे। ये होता है अगलनीय, अगलनीय इलेक्ट्रोड। इस तरीके से दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, फिलर मटेरियल को अगर हम भर रहे हैं और ये इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होकर डिपॉजिट हो रहा है, और ये वर्कपीस भी मेल्ट होगा और मेल्ट होकर एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देंगे। इसी को देखेगा ऐसी वेल्डिंग जिसमें वर्कपीस भी लिक्विड स्टेट में जाए और ये भी लिक्विड स्टेट में जाए और मिलकर एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाकर सॉलिडिफाई हो जाए। इससे बाद में आप पहचान ही ना पाइए कि कौन सा मॉलिक्यूल इसमें वर्कपीस का है, कौन सा इलेक्ट्रोड का है, कौन सा फिलर मटेरियल का है। ऐसी वेल्डिंग को हम लोग कहते हैं, ऐसी वेल्डिंग को हम लोग कहते हैं लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, तो हम लोग कहते हैं लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। अच्छा, एक चीज समझिएगा, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में हम लोग फिलर मटेरियल लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा फिलर मटेरियल, देखिएगा फिलर पदार्थ यूज और नॉट यूज, उपयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आइए बात करते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अब यहीं पे देखिएगा, सपोज करिए कि एक वर्कपीस हमारे पास ये था, ऐसा देखिएगा, एक वर्कपीस ये था, इसको इस तरह से क्रॉस सेक्शन में देखिए, और एक वर्कपीस ये था इस क्रॉस सेक्शन में। दोनों को आपस में ज्वाइंट बनाना था, तो हमने क्या किया, इस वर्कपीस को इस क्लैंप के द्वारा पकड़ लिया,
और इस वर्कपीस को इस क्लैंप के द्वारा पकड़ लिया और इसके बाद एक को फिक्स कर दिया और एक को हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। और इनके बीच में कांटेक्ट करके, जब इसके बीच में कांटेक्ट करके ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे घर्षण की वजह से, घर्षण से आपका क्या हो जाएगा, हीट उत्पन्न होगी और वो उष्मा इसको मेल्टिंग टेम्परेचर से नीचे तक जब गर्म कर देगी, देन इसके बाद इसकी स्पीड को रोक कर इससे प्रेशर अप्लाई कर देंगे और ये आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इसमें कोई भी फिलर मटेरियल नहीं लगाया गया और वर्कपीस पिघला मैंने, ठोस स्टेट में ही वर्कपीस एक दूसरे के साथ ज्वाइंट बना लिया। ऐसी वेल्डिंग को सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहते हैं, जिसमें वर्कपीस, दो वर्कपीस को बिना पिघलाए। इसका एक और एग्जांपल समझिए, एक वर्कपीस को इसके ऊपर रखें और एक वर्कपीस को ऐसा रखें और दोनों वर्कपीस को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हाई स्पीड रिलेटिव मोशन करा के फिर रोक कर प्रेशर लगा दें तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस तरीके की वेल्डिंग को, अब ये दोनों मेल्ट नहीं हुए हैं, बिलो मेल्टिंग, पिघलने से पहले ही, पिघलने की अवस्था पहुंचने वाले थे लेकिन पिघलने से पहले ही प्लास्टिक स्टेज में जाकर जब प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वो चिपक गए। इस तरीके की वेल्डिंग को सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहते हैं, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में कोई भी फिलर मटेरियल दिखेगा, ना तो इलेक्ट्रोड लग रहा है ना तो फिलर मटेरियल, इसमें कोई भी फिलर मटेरियल नहीं लगता है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या होता है, हम लिख रहे हैं नो फिलर मटेरियल, थोड़ी सी इंग्लिश लिख दे रहे हैं, इतना आप समझ जाइएगा, नो फिलर मटेरियल, भरड़ पदार्थ उपयोग नहीं करेंगे। अब ये हो गया आपका। अब बात करते हैं लिक्विड और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। जैसे आप देखते हैं, आपने देखा होगा, सपोज करिए ये वर्कपीस था, मान लीजिए ये एक प्लेट थी, इस प्लेट पे एक इस तरीके का एलईडी बल्ब लगा, ये नाइक्रोम इस पे लगे हुए थे, ये हो गया एलईडी बल्ब, बल्ब लगाना था और इसका कनेक्शन करना था, एक वायर ये गया था, एक वायर ये गया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ये हो गया सोल्डर वायर, सोल्डर वायर, इसको हम बोलेंगे सोल्डर वायर, सोल्डर तार। सोल्डर तार को पिघला कर इसके ऊपर इस तरीके से डिपॉजिट कर देंगे और इसके ऊपर इस तरीके से डिपॉजिट कर देंगे। देखिएगा ये सोल्डर वायर हो गया, ये नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा मतलब ये ठोस अवस्था में रहेगा, ये भी नहीं पिघलेगा मतलब ये भी ठोस अवस्था में रहेगा। पिघलेगा क्या, सोल्डर वायर पिघल के दोनों के बीच में जाकर एक बॉन्ड बना देगा, जिससे ये वायर इसके साथ चिपक जाएगा और ये वायर इसके साथ चिपक जाएगा। इस तरीके की वेल्डिंग में आपने देखा एक मटेरियल पिघल रहा है और एक मटेरियल सॉलिड स्टेट में है, इसीलिए इसको लिखा गया लिक्विड ऑब्लिक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इसमें एक मटेरियल पिघलेगा, एक मटेरियल नहीं पिघलेगा। और इसी तरह से जब नहीं पिघला तो यहाँ पे जो मिक्सचर बना इसको बोला गया ऑटोजीनियस वेल्डिंग, ऑटोजीनियस वेल्डिंग। और यहाँ पे देखिएगा एक मिक्सचर मिल गया, इसीलिए इसको क्या बोला गया, होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषमांगी, ना, विषमांगी। ये हो गया आपका। तो अब यहाँ पे आपने देखा लिक्विड ऑब्लिक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में तीन एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तीन तरीके की वेल्डिंग करते हैं, तीन तरीके की वेल्डिंग इसमें हम लोग करते हैं। चलिए कौन कौन से करते हैं ये देख लीजिएगा, देखिएगा सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, देखिएगा तीन तरीके से हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग
और एडहेसिव बॉन्डिंग, एडहेसिव जोड़, एडहेसिव जोड़। एडहेसिव जोड़ का मतलब ये होता है कि जैसे आप मान लो पेपर को गोंद से चिपकाते हो, तो गोंद क्या है, एक एडहेसिव की तरह कार्य कर रहा है, दोनों के बीच में जाके चिपक जा रहा है, ना तो इसको पिघलाएगा ना तो इसको पिघलाएगा, दोनों के बीच में। ऐसे ही मेटल को भी जोड़ा जाता है। मेटल को भी जोड़ने के लिए मेटेलिक पाउडर आते हैं और लिक्विड आता है। जैसे मान लो कोई क्रैक आ गया तो इस क्रैक में लिक्विड डालेंगे, फिर मेटल पाउडर डालेंगे, फिर लिक्विड डालेंगे, फिर पाउडर डालेंगे, और कुछ देर बाद ये दोनों मेटल को आपस में जोड़ बना देंगे। ये क्रैक वगैरह की रिपेयरिंग करने के लिए आप करते हैं एडहेसिव बॉन्डिंग। ये हो गया सोल्डरिंग, ये हो गया ब्रेजिंग, ये हो गया एडहेसिव बॉन्डिंग। इस तरीके से हो गया। अब बात कर लेते हैं लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के प्रकार। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के प्रकार, सभी के अलग अलग क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिएगा, इसके भी चल रहे हैं डिस्कस करने। देखिए, जैसे मान लो जो गैस वेल्डिंग है, आपने गैस वेल्डिंग का नाम सुना होगा, तो गैस वेल्डिंग आपने देखा होगा, उस गैस वेल्डिंग को हम लोग लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के अंतर्गत रखते हैं। आर्क वेल्डिंग हो गई, इसमें आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। ये देखिएगा, आर्क वेल्डिंग ऐसे देखिएगा, आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा लिक्विड को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो आर्क बनेगी, ये आर्क होगी, इस आर्क का उपयोग किया जाएगा वर्कपीस को भी मेल्ट करने के लिए, अगर इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल है तो इसको भी मेल्ट करने के लिए, और फिलर मटेरियल को भी मेल्ट करने के लिए, दोनों को मेल्ट करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद केमिकल वेल्डिंग, देखिए आर्क वेल्डिंग हो गई, फिर नेक्स्ट आपके हो गई केमिकल वेल्डिंग। केमिकल वेल्डिंग, अभी केमिकल वेल्डिंग हम आपको बताएंगे, दो वेल्डिंग करते हैं, और इसके बाद आपकी होगी रजिस्टेंस वेल्डिंग। इसको बोलते हैं प्रतिरोध वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग। अब यहाँ पे देखिएगा आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग ये केमिकल वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग, इसमें केमिकल रिएक्शन होकर लिक्विड बनेगा, और इसमें आर्क के माध्यम से लिक्विड बनेगा, और इसमें रजिस्टेंस या प्रतिरोध के माध्यम से लिक्विड बनेगा। अब इनके भी क्लासिफिकेशन देखिएगा, बता दे रहे हैं आप वन बाय वन, इनके भी क्लासिफिकेशन हम बता दे रहे हैं। वन बाय वन इनके भी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर दे रहे हैं। इसके बाद केमिकल वेल्डिंग के भी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर दे रहे हैं। केमिकल वेल्डिंग को तो दो ही तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। इसके बाद रजिस्टेंस वेल्डिंग को भी क्लासिफाई कर देंगे। ये सब के क्लासिफिकेशन है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग को ऐसे हम, देखिए अब ये सब के क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करके चल रहे हैं। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा अगर आर्क जनरेट की जाती है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। अच्छा, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक से ही यूज करते हैं टंगस्टन वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग, है ना, टीआईजी वेल्डिंग, ये सारी वेल्डिंग होती हैं। टीआईजी का मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। आगे जब इसको पढ़ाएंगे तो बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। टीआईजी वेल्डिंग, फिर एमआईजी वेल्डिंग,
TIG वेल्डिंग हो गया, आपका MIG वेल्डिंग हो गया, सब मर्ज्ड वेल्डिंग हो गया, सब मर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हो गया, आर्क वेल्डिंग हो गया। देखिए सब मर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को बोलते हैं SMAW। आगे भी इसको बताएंगे, सब मर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सॉरी SAW होता है इसका, इसको बोलते हैं SAW। नेक्स्ट आपका होता है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो अब इस तरीके से फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग कई सारी वेल्डिंग हो जाएगी। केमिकल वेल्डिंग में आप देख लीजिए, जैसे केमिकल रिएक्शन से लिक्विड बनेगा तो दो तरीके की केमिकल वेल्डिंग होगी, दो तरीके की केमिकल वेल्डिंग होगी। कौन कौन सी? गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। रेलवे पटरी को जोड़ने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन से हीट जनरेट होगी, यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन से हीट जनरेट होगी। अब बात कर लेते हैं रजिस्टेंस वेल्डिंग। यहाँ पे एक रजिस्टेंस जनरेट किया जाएगा और उस रजिस्टेंस की वजह से वेल्डिंग क्रिएट होगी। तो रजिस्टेंस वेल्डिंग आपकी कितने तरीके से होती है? स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट बनाया जाएगा। इसके बाद सीम वेल्डिंग, कॉन्टिन्यूअस स्पॉट बनेंगे। फिर इसके बाद मल्टी स्पॉट बनेंगे, तो उसको बोलेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। मल्टी स्पॉट बनेंगे, ये कॉन्टिन्यूअस स्पॉट, इसमें मल्टी स्पॉट बनेंगे। इसके बाद बट वेल्डिंग, इसमें होगा बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग यहाँ पे दो तरीके से करते हैं। रजिस्टेंस में बट वेल्डिंग हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, है ना, फ्लैश और यहाँ देखिएगा फ्लैश और ऑपोजिट बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग दो तरीके से करते हैं, फ्लैश बट वेल्डिंग और अपसेट बट वेल्डिंग। ये आपकी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन हो गए, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन आपके सामने ये हो गया। अब इनमें लिक्विड स्टेट के बाद अब आइए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। वेल्डिंग जब ठोस अवस्था में हो, दो वर्कपीस को बिना पिघलाए आपस में जाए, तो उसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा इसको भी चार तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, फोर टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से क्लासिफिकेशन हो जाएंगे? जैसे कि कोल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, इसको इंग्लिश में भी कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग, सेम सिनोनिम्स होता है। जैसे मान लो अभी मैंने बताया मेटल, मेटल के बीच में अगर क्रैक को रिपेयर करना हो, जैसा एडहेसिव बॉन्ड बनता था वैसे ही क्रैक को रिपेयर करना हो, तो हम क्या करेंगे, दो क्रैक के बीच में आपस में जो है या तो एक्सप्लोशन करा देंगे या कुछ भी अभी हम आपको डिस्कस करेंगे, कोल्ड वेल्डिंग। इसके बाद डिफ्यूजन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग। इसके बाद हॉट फोर्ज वेल्डिंग, या इसी को हम कहते हैं फोर्ज वेल्डिंग। या हॉट फोर्ज वेल्डिंग, हॉट फोर्ज वेल्डिंग। और ये लास्ट में होता है आपका फ्रैक्शन वेल्डिंग, यानी कि घर्षण वेल्डिंग, घर्षण वेल्डिंग, फ्रैक्शन वेल्डिंग, सन वेल्डिंग। दो वर्कपीस को, ये जो एग्जांपल मैंने बताया ये आपका फ्रैक्शन सॉलिड स्टेट में, ये है घर्षण वेल्डिंग। अभी इतने से नहीं खत्म होने वाला है, ये आपको हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इतने से आपका नहीं खत्म होने वाला है।
है ना। कोल्ड वेल्डिंग को भी फिर 3 तरीके से हम क्लासिफाई कर देंगे। कोल्ड वेल्डिंग को भी 3 तरीके से क्लासिफाई कर देंगे। प्रेशर वेल्डिंग, जैसे दाब लगाकर वेल्डिंग किया जाए। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, इसको 3 तरीके से डिफाइन कर देंगे। कोल्ड वेल्डिंग, देखिए प्रेशर दाब वेल्डिंग, इसके बाद एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग हो गया। इसके बाद देखिए कोल्ड स्टेट हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, और एक लास्ट वेल्डिंग आपकी होती है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक, तो ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग को मैंने बताने का प्रयास किया, कैसे कैसे वेल्डिंग को हम कैटेगराइज करते हैं। जब दोनों वर्कपीस बिना मेल्ट हुए आपस में जोड़े जाएं तो इस तरीके के वेल्डिंग को हम लोग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहेंगे। इसमें कोई भी फिलर मटेरियल नहीं लगता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई भरण पदार्थ पदार्थ नहीं लगता। और यहाँ पे भरण पदार्थ लगता भी है और नहीं भी लगता है। इसमें फिलर मटेरियल आवश्यक है। बिना फिलर मटेरियल के देखिएगा, बिना सोल्डरिंग वायर के आप वेल्डिंग कर ही नहीं सकते हैं, है ना। यहाँ पे भरण पदार्थ आवश्यक है, भरण पदार्थ आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। अब आइए आप आज की क्लास में थोड़ा सा और आपको बता देते हैं कि वेल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, या तो ऐसा करते हैं कि ज़्यादा बड़ी क्लासेस को ना लेकर हम लोग जैसे कि नेक्स्ट क्लास में वेल्डिंग में यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में एक एक क्लासिफिकेशन लेके चलेंगे। जैसे ही सारे आवश्यक सामग्री या फिर उपकरण उपयोग करने वाले समझ में आ जाएंगे या कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग 1 बाय 1 वेल्डिंग को डिस्कस करेंगे, एक एक वेल्डिंग क्या होती है, कैसे यूज की जाती है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए, अपने बेहतर मतलब उज्जवल भविष्य, बेटर फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। अभी आप केवल CBT 1 क्रॉस किए हैं, और CBT 2 के लिए आपको और शानदार तरीके से पहले से भी डबल एनर्जी के साथ आपको मेहनत करना है। ये नहीं कि आपने CBT 1 आप क्वालिफाई कर लिए हैं तो आप CBT 2 के लिए थोड़ा सा मतलब कम मेहनत करिए या फिर जो है आलसी हो जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। ध्यान रखिएगा, सफलता वही उसी को मिलती है जो लगातार लगा रहता है। आप जानते हैं कि इस मेटल को पानी से नहीं काट सकते थे, लेकिन कॉन्टिन्यूअस प्रेशर फोर्स लगाए रहने से, लगातार पानी फ्लो करने से, देखिए कॉन्टिन्यूटी कितनी जरूरी है कि पानी कितना सॉफ्ट मटेरियल है, मेटल कितना हार्ड मटेरियल है पानी के रिस्पेक्ट में, लेकिन पानी कॉन्टिन्यू फ्लो होने के साथ इसको एक दिन काट देता है। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी लगातार आपको जरूरी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।